नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ बाबूलाल कुमार। इस वक्त हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के रविदास भवन में हैं और यहां पर आने के बाद पता चला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति जागृति एवं उत्थान मंच मोतिहारी के तत्वावधान में एक बैठक को किया गया है, जिस बैठक का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, दिन पर दिन जिस तरह से शिक्षा का स्तर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बीच बच्चों का घट रहा है, उसको कैसे ऊपर लाया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उसका निवारण कैसे किया जाए, इसी को लेकर के इस संगठन का विस्तार किया जा रहा है। इसी संदर्भ में यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस संगठन का बनाने का उद्देश्य क्या है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति में लगभग सैकड़ों संगठन बन चुके हैं, फिर भी इस संगठन का इस भारत के अंदर में लाना आखिर क्या दर्शाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप सभी दर्शकों का भी स्वागत है, प्रेस के भाइयों का भी स्वागत है। जैसा कि अभी आपने कहा कि जगह जगह बहुत सारे अनुसूचित जाति का संगठन चल रहा है। सबसे पहले अपना परिचय देंगे, क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम नंदलाल कुमार हुआ। मैं इस मंच का संस्थापक सदस्य हूँ, कन्वेनर हूँ और आज जो है कुछ अहम मुद्दों पर हम लोग का बैठक हुआ है। पहला मेरा सवाल ये है कि जिस संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, इस संगठन से पहले इस भारत में न जाने कितने अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर संगठन बना। बहुत सारी संगठन इस देश के अंदर में काम भी कर रही है, बहुत सारे लोग आए और गए भी। तो क्या लगता है ये संगठन विस्तार करना और इस संगठन के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण कितना % संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव है। इस संगठन का जो उद्देश्य है, अभी हम लोग के सामने बहुत सारी बातें आ रही है, जैसे संविधान समीक्षा की बातें आ रही है, रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लाने की बातें हो रही है, कोर्ट का आदेश भी आया है। उस संदर्भ में हम लोग जो है गाँव में घूमेंगे और समीक्षा करेंगे कि हमारे अनुसूचित जाति के लोग आज भी आज़ादी के इतने दिनों के बाद कहाँ किस स्थिति में है, उसे हम सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये संगठन का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि लोगों को जागृत करना। जागृति में आ गया शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सबों के प्रति जागरूक करना और जो उत्पीड़ित हैं उन्हें जो है मदद करना। इस संगठन का कार्य करने का शेड्यूल क्या है, किस तरह से ये संगठन काम करेंगे? क्योंकि ये पूछने का मेरा ये बनता है क्योंकि इसके पहले बहुत सारे लोगों ने संगठन बनाया, काम भी किया, अभी कर भी रहे हैं। उन लोगों का काम करने के तरीका अलग है, बहुत सारी संगठन अलग अलग ढंग से काम करती है। आपका क्या ढंग है, जो है क्या ढंग है काम? देखिए, संगठन बहुत सारा बना है, तो जात के आधार पर बना है, वो भी कार्य कर रहे हैं। कहीं चमार संगठन के नाम से संगठन है, कहीं दुसाध के, कहीं धोबी के, कहीं मुसहर के, अलग अलग कास्ट के आधार पर बने हैं। लेकिन मेरा मानना है, या हम सभी जो लोग हैं उनका मानना है कि सभी लोग एक हैं और सबको एक साथ एक सूत्र में बांधकर हमें चलना है। उनके कार्य से भी हमें कोई नफरत या दिक्कत नहीं है। अगर समाज को जगाने का कार्य जो कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और बाबा साहेब के मिशन को अगर बढ़ा रहे हैं तो मेरा भी सहयोग उनको रहेगा। जहां जरूरत पड़ेगी उनको भी सहयोग करूंगा और जहां जरूरत पड़ेगा उनसे भी लेंगे। जो काम उनसे छूट जाया कर रहा है, बहुत जगह वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां हम लोग का प्रयास होगा कि जाएं, पहुंचे और समाज को एक नया दिशा दें, नया गति दें। यही मेन उद्देश्य है। जैसे कि आपने सुना इस संगठन के फाउंडर मेंबर से, ये संगठन बनाने का उद्देश्य ये है
कि जितने भी संगठन काम कर रही है, अच्छा बात है कि बाबा साहब के मिशन दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी बीच सर हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र रवि हुआ। सर कहाँ से आते हैं आप? मैं मोतिहारी से ही आता हूँ। मोतिहारी में कहाँ से आते हैं आप? कोलीवाड़वा से। कोलीवाड़वा से आता हूँ मैं। और ये अनुसूचित जाति जनजाति जो जागृति एवं उत्थान मंच जो बना हुआ है, ये हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हमारे जो भी वंचित और दलित समाज के लोग हैं उनको जागृत करना, उनको अपने अधिकार के प्रति सचेत करना। और हम लोग गांव-गांव जाकर या ऐसे जगह जहां हमारा जो नियम या कानून सरकार द्वारा जो बनाए जा रहे हैं उस चीज़ को जो हमारे भाई बंधु नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाना और अपने अधिकार के प्रति उनको सचेत करना। अभी रिजर्वेशन के मामले में सुन रहे हैं कि क्रीमी लेयर की बात हो रही है। अभी आप कहीं भी जाके गांव में देखेंगे हमारे समाज को ठीक से घर नहीं है रहने के लिए, और शिक्षा स्वास्थ्य की बात क्या करेगी सरकार। तो हम लोग यही सचेत करेंगे कि शिक्षित बनो, जो हमारे बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो तभी संघर्ष करो। तो मूल मंत्र हम लोग का शिक्षा ही है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। इसी के लिए हम लोग ने ये संगठन बनाया है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति में लोग नौकरी पीरियड में रहते हैं तो समाज के लिए पता नहीं, मुझे तो अभी तक ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि समाज के बारे में नौकरी में रहते हुए नहीं लोग सोच पाता है। देखिए, लेकिन जैसे नौकरी से रिटायर्ड होते हैं तो सबसे पहले समाज याद आता है। इससे मतलब क्या हम समझे कि या तो समाज का हम इस्तेमाल करके नेता बनना चाहते हैं, या तो जो ना समाज के रियल में जो ना हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, एक्चुअली बारे में आपका क्या कहना है? जब हम नौकरी में रहते हैं तो हमारी जीवन जो है एक प्रतिबंधित रहती है। हम राजनीतिक बात नहीं कर सकते हैं, हम गैर राजनीतिक मुद्दों पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हम किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। ये मेरा मौलिक अधिकार है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र राम हुआ। कहाँ से आप आते हैं? हम रक्सौल से आए हुए हैं। रक्सौल से चल करके इस मोतिहारी के बीच काफ़ी लंबा सफ़र, लगभग मुझे लगता है 60 किलोमीटर से कम नहीं होगा रक्सौल से मोतिहारी। इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत है आपको? एक कष्ट नहीं है। मैं तो सबसे पहले आपके JBS चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ इस धूप में आप इतना दूर आकर हमारे समस्या को समाधान करके आगे तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कोई कष्ट झेल कर नहीं है, मेरी दायित्व बनती है। हम लोग को पढ़े लिखे समाज में बाबा साहब, एक अकेले बाबा साहब संविधान लिखे तो दुनिया को भारत के पटल, दुनिया के पटल पर रख दिए। तो उनके थोड़ा सा भी हम लोग यहाँ तक आ गए तो ये कौन बड़ी हमारी कठिनाई है। हम लोग नौकरी पदाधिकारी में ज्वाइन किए, पदाधिकारी से रिटायर कर गए, लेकिन बाई बर्न पढ़ रहे थे तब से हम लोग इस चीज़ को देखते रहे हैं। छुआछूत समाज में कैसे उत्थान होगा, कैसे पतन होगा, ये सारे चीज़ हम लोग देखे हैं। हम लोग पथार छूते हुए देखे हैं, उसको रिटर्निंग देते हुए देखे हैं। आज के बच्चे, आज के समाज, उसमें से थोड़ा सा हम लोग जो चीज़ को कर लिए हैं तो उसी को बताने के लिए अब आ रहे हैं खुलकर। पहले भी हम लोग करते थे। हमने जितना बैंक में, जितना अनुसूचित जाति जनजाति में हम आधा पैसा बांटते थे, अनुसूचित जाति जनजाति में आधे पैसा में बाकी लोगों को देते थे। ये मेरी एक सोच थी। लेकिन समाज कैसे सुधरे इस पर और भी आप फ्री हो गए, कुछ बोल सकते हैं। उस समय बोलते थे तो थोड़ा सा नहीं, देखो सरकारी पदाधिकारी, जबकि कहीं प्रतिबंध नहीं है। हम 8 घंटा के बाद हमेशा स्वतंत्र है। और इसी के लेकर हम लोग आए कि अपने समाज को कहाँ तक ले जाना है। जिस तरह भी समीक्षा और एथी की बात चल रही है वो सरासर गलत है। किसी भी परिस्थिति में आज 75-76 साल में भारत की रिजर्वेशन की बात जो हुई 10 साल में पूरा करना था, जो अभी तक 3-3.5% हुआ है। इस तरह करता रहेगा तो समीक्षा की क्या बात होगी जी। क्या नाम हो सर आपका? राम जनब राम। कहाँ घर कहाँ हुआ आपको? इंडियन रेलवे से रिटायर्ड इंजीनियर है। आते कहाँ से आप? हम मोतिहारी से जानपुर। इस जो अभी जिस संगठन के बारे में आपने बात किया, हम लोग वहाँ पे प्रॉपर वे में थे। अच्छे यहाँ पे उस संगठन का विस्तार करने का क्या मकसद है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी संगठन इस समाज को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये SC/ST का जो संगठन जो है, ये जागृति मिशन है, ये एक जाति विशेष नहीं है। ये वर्षों से दबे कुचले वंचितों का एक समूह है।
और बाबा साहब ने इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रिजर्वेशन कुछ उत्थान के लिए ये किया। उसी कारणा को लेकर के हम लोग चले हैं कि इससे अंतिम बिंदु तक, अंतिम आदमी तक हम लोग संदेश पहुंचाएं, उनको जागृत करें, संगठित करें और संघर्ष करने के लिए अपना तैयार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने आपके बारे में लगभग काफ़ी बार सुना है, काफ़ी आप बोल्ड स्टेटमेंट आप देते हैं समाज को लेकर के, और आप करते भी हैं। लगभग बहुत सारे संगठन में आप कार्यरत भी रहे, आज कर भी रहे हैं। इतना संगठन में काम करने के बाद का अनुभव इस संगठन को लेकर के आप क्या देना चाहते हैं? संगठन सबसे पहला बात है कि जो भी आपके श्रोता हैं या फिर जो भी सहयोगी हैं, उसको मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास। सवाल है कि इस देश को आज़ाद हुए आज लगभग 1947 में आज़ाद हुआ, 78 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है लगभग। और इस देश का जो समूल विकास होना चाहिए, जो समाज का अंतिम कड़ी है अनुसूचित जाति जनजाति, उसका विकास नहीं हो पाया है। सरकार जो भी राशि देती है, या पंचायत लेवल पे हो, या विधानमंडल को हो, या लोकसभा को, उस समाज की अंतिम कड़ी को जो राशि देती है, उसका 16% जो रिजर्वेशन हम लोग को मिलता है, उस 16% के हैसियत से हिसाब से उस समाज में खर्च नहीं किया जाता है। और सिर्फ समाज का यूज एंड थ्रो पर ही काम किया जाता है, या ग्राम पंचायत हो, या राज्य सरकार हो, या लोकसभा की सरकार हो, या भारत सरकार की सरकार हो। और यही हम लोग आज तक, जो भी मेरा समाज सदियों से वंचित रहा, सदियों से शिक्षा से वंचित रहा, अपने जो मूल रूप से उत्थान होनी चाहिए, उस उत्थान से जो वंचित हुआ, किसी ने उसकी उत्थान की बात नहीं की। सिर्फ कागज में बात की, मीडिया में बात किया, लेकिन उसका समूल विकास आज तक नहीं संभव हुआ। मतलब आपकी बातों से लगता है इस संगठन के माध्यम से उन तमाम मुद्दों को लेकर बात किया जाएगा जिसको सदियों से ये चीजें छुपा। बिल्कुल। सबसे पहला बात है कि हमको शिक्षा का अधिकार में हमको आरक्षण चाहिए, जो हमको मिलता नहीं है। आज के डेट में उच्च शिक्षा में भी आरक्षण की जो वरीयता था, जो सारे मेरिट अगर मेरिटोरियस अगर सामान्य में आते थे, उसको अधिकार को काट दिया गया। जिस आप श्रेणी में आते हैं उसी श्रेणी में आप जा सकते हैं। और उच्च शिक्षा का भी आरक्षण हमसे वंचित हो गया, वह प्रोन्नति में वंचित हो गया। बिहार सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है, गैर संवैधानिक तत्व जाति को जो सरकार अनुसूचित जाति के दर्जा देकर राज्य सरकार में नौकरी दिया, जनप्रतिनिधि जो बनाया पंचायती राज में, तो इस चीज को लेकर क्लियर किया है ना कि जो भी अगर तात्वा जो गैर अनुसूचित जाति है, अगर उनको अनुसूचित जाति में लाया गया तो इसको ये चीज गैर संवैधानिक दिया। लेकिन अब हमको बताइए कि जितना दिन उसको लाभ दिया या नौकरी में गया, लोग जनप्रतिनिधि बना, क्या उसकी भरपाया राज्य सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री माननीय कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त निर्देश है नीतीश कुमार को लेकर के बिहार राज्य सरकार को जो उन्होंने बताया है कि गैर अनुसूचित जाति को जो अनुसूचित जाति बना करके लाभ दिया गया है, बिहार सरकार इसको जितना जल्दी हो सके उसको या तो उसको बर्खास्त करे या उसको भरपाई करे। आपको हम संवैधानिक बात बताना चाहते हैं, एक मुख्यमंत्री को भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अनुसूचित जाति को दूसरे जाति से अगर आप किसी भी वर्ग जाति को लाते हैं तो उसको लाने के लिए लोकसभा और आपको राज्यसभा और राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी होता है। आप गैर संवैधानिक आप मुख्यमंत्री होते हुए भी अनुसूचित जाति के साथ छलावा बर्ताव करते हुए आपने उसको गैर संवैधानिक आपने अनुसूचित जाति के दर्जा देके उसको लाभ दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस कड़कती धूप में भी आपने समय देने का जो काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीम जी, पहला आपसे मेरा सवाल ये है कि लगभग मैं सोशल मीडिया पर मैं आपको देखता हूँ, दिन प्रतिदिन समाज को लेकर के एक एक बात को लेकर के आप जो है ना सोशल मीडिया पे रखते हैं। आपको कभी ऐसा चिंता नहीं हुआ कि कैरियर मेरा बीच में फंसा हुआ है, जिस समाज की मैं बात करता हूँ अचानक वो समाज मुझे कभी भी छोड़ सकता है, बाद में मेरा क्या होगा? देखिए,
पहले तो बात कैरियर एक अलग मुद्दा है और समाज एक अलग मुद्दा है, दोनों दो पहिए हैं। अगर बाबा साहब अपने कैरियर के बारे में सोचे रहते तो आज कहीं ना कहीं आज हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, ये बोलने का जो हमको अधिकार मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज हमको नहीं मिल पाता। और जो लोग अपने आप को जो परिपूर्ण समझते हैं, जो अपने आप को बहुजन में होते हुए वो समझ रहे हैं कि हमको जो अधिकार मिला है, हमको अपने दम पर मिला है, तो ब्राह्मण बन जाए। अगर जो भी अनुसूचित जाति के जो लोग हैं और जो कहते हैं कि हमको अधिकार हम अपने दम पर मिला है, तो वो स्वर्ण बन जाए, ब्राह्मण बन जाए। जब शादी करे तो छोड़ दे आरक्षण को, शौक से छोड़ दे आरक्षण। जीतन राम मांझी का हाल ही का स्टेटमेंट है कि आरक्षण का जो ये मसला जो उठा है, इसमें जीतन राम मांझी का पहला स्टेटमेंट आया है कि सबसे पहले वैसे लोग जो है ना इस आरक्षण को छोड़े जो पूरी तरीक़ा से मतलब संपन्न व्यक्ति। हम वही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग को अगर लग रहा है कि जो लोग संपन्न है, क्या चिराग पासवान संपन्न नहीं है? औकात है जनरल सीट से लगे दिखा दे, चाहे जीतन राम मांझी की बात हो, चाहे जो लोग बड़े बड़े मंचों से जो ऐलान करते हैं, आकर जनरल सीट से लड़े, औकात पता चल जाएगा। हम रोटी बाबा साहब के नाम से खा रहे हैं और बाबा साहब के जो बनाया गया संविधान है उससे पूरा खिलाफ उस काम को कर रहे हैं। तो मेरा मकसद यह है कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित अगर हम हो गए तो उससे मेरा विकास हो जाएगा, ये सब कोई जान रहा है। लेकिन मेरे शिक्षित होने का मतलब अगर मेरा समाज जो अल्प विकसित है, जो विकास नहीं कर पा रहा है, जो समाज शिक्षित नहीं है, अगर हमारे शिक्षा से उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमको ऐसे शिक्षा जीने के लिए तो कुत्ता एक जानवर भी जीवन अपना जी लेता है ना, वो भी अपना भोजन का भरपाया कर लेता है। शिक्षा का मतलब ये है कि हमारे शिक्षित होने का मतलब हुआ हमारे 5 को समाज का लोग शिक्षित हो और उसको हक और अधिकार के बारे में जानकारी हो। जब तक लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है तब तक तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास पावर है, सत्ता और सरकार का पावर है, तो हम उस चीज़ को छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको पता तब चलेगा जब उस चीज़ को छोड़ के आप आइए जनरल से लड़िए। आप अपने आप को हनुमान समझते हैं, चाहे कोई भी चीज़, कोई भी बड़े नेता का हम बात कर रहे हैं। अगर जो आज देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो लागू किया गया था 2019 में, जो लागू किया गया था, सबसे पहले साइन करने वाले कौन थे? जब विधानमंडल में जब पास किया गया था, संविधान को आप पढ़िए, साफ साफ संविधान का हत्या किया गया है। जिसकी संख्या 5% है देश में, उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। जिसकी संख्या 85% है। देखिए मेरा मानना यह है कि जिसका जनसंख्या इस देश के अंदर 15% है और जिसका जनसंख्या इस देश के अंदर 85% है, जो 15% वालों इस देश के अंदर में राज इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी कमजोरी को समझते हैं। क्योंकि 85% में अगर मान लेते हैं, खासकर जो लोग नौकरी पीरियड में रहते हैं, बड़े ओहदा पे चले जाते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, तो सबसे पहले अपने समाज को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। तो वही जैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जैसे ही रिटायर होते हैं तो सबसे पहले उनको समाज दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी, जैसे वो नौकरी करते हैं ऑटोमेटिक संपन्न हो जाते हैं, उन्होंने गरीबी को दूर करता है, बाद में नेता बन जाते हैं, बाद में पता है 2 करोड़ 4 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ में बिक जाते हैं और आपके हक और अधिकार पर सिग्नेचर करके व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा समाज नहीं समझ रहा है ना, क्योंकि समाज के नाम से मलाई तो नेता ऊपर खा रहा है, लेकिन आपकी स्थिति जो है वही है। आपके तो वोट से वो नेता बन चुका है, लेकिन आपकी स्थिति जहां है वही है। आज देखिए ग्राम पंचायत में जाके देखिए, ब्लॉक में देखिए, विद्यालय में देखिए, महाविद्यालय में देखिए, अगर हमारा नंबर अगर 596 है, 672 है, तो जिसका 414 है उसका जनरल में एडमिशन हो जाए। तो मैं तो जनरल कट ऑफ पार कर रहा हूं, फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो लोग हैं, जो ऊपर नेता बन के बैठे हुए हैं, तो उसको आरक्षण तो पहले छोड़ना चाहिए, उसको आरक्षण पहले छोड़ना चाहिए। तो जो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति जो जागृति उत्थान मंच बना है, इससे हमारे जो गरीब तबके जो लोग हैं, जिनको हमारे अधिकार के बारे में नहीं जानकारी है, वहां हम जाने का काम करेंगे। वहां एक एक मोहल्ला, एक एक गांव, एक एक कस्बे में जाने का हम काम करेंगे और यहाँ इस सारे चीजों को बताने का हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।